गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन में। का पहला टाइप हाइड्रोस्फीयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सक्सेशन। लास्ट क्लास में सक्सेशन पढ़ा था हमने कि सक्सेशन मतलब कि एक जगह पर कैसे क्लाइमेट कम्युनिटी धीरे धीरे फॉर्म होती है। पहले कौन सी स्पीसीज आती है, फिर धीरे धीरे स्पीसीज चेंजेस होते हैं, स्पीसीज कंपोजिशन चेंज होते रहते हैं और एंड में एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर कोई चेंज हमें दिखाई नहीं देता है। चेंज होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, हमें महसूस नहीं होता है, उस कम्युनिटी को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है किसी नॉर्मल चेंज से। तो ऐसे स्टेबल कम्युनिटी होंगे क्लाइमेट कम्युनिटी। तो एक नॉर्मल बंजर ज़मीन से अगर कोई क्लाइमेट कम्युनिटी बनती है, हम उस प्रोसेस को कहेंगे हम जीरोस्फीयर। ओके, अगर वही क्लाइमेट कम्युनिटी एक पानी के सोर्स से बनती होंगी, मतलब पहले तालाब था, बहुत बड़ा लेक था, बहुत बड़ा पॉन्ड था या रिवर थी या कोई पानी का कोई सोर्स था, वहाँ पर धीरे धीरे फिर उस पानी के सोर्स के पास से एक फॉरेस्ट कम्युनिटी बनती है, हम उसके कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। ओके, तो यहाँ पे दो प्रकार है सक्सेशन के, एक है जीरोस्फीयर और दूसरा है हाइड्रोस्फीयर। तो आज हम पढ़ने वाले हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन। ओके, इसे हम हाइड्राइड सक्सेशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको कि सक्सेशन के स्टेजेस क्या है, हाइड्रोलाइजेशन स्टेजेस क्या है। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहला स्टेज है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, जो कि ये है। ओके, मतलब ये तालाब है, तालाब में से कैसे धीरे धीरे एक क्लाइमेट कम्युनिटी फॉर्म होंगी, ये हमारा इनका क्लाइमेट कम्युनिटी है। ओके, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक कैसे कैसे ग्रेजुअल चेंज होते जाते हैं, कैसे कैसे स्पेसिस कंपोजिशन चेंज होते हैं, कौन कौन सी स्टेज आती है, हम वो पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आप देखेंगे पहली स्टेज है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, सेकंड है सबमर्ज स्टेज मतलब ये, थर्ड है फ्लोटिंग स्टेज मतलब ये, फोर्थ है रीड स्वैम्प स्टेज मतलब ये, पांचवा है सेज मार्श और मीडो स्टेज मतलब ये, और फिर है वुडलैंड स्टेज और बाद में है क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस है, मतलब तालाब में से धीरे धीरे एक फॉरेस्ट बनना, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन। ओके, तो ये कुछ स्टेजेस डायग्राम में दिखाए। अब हम हर एक स्टेज को धीरे धीरे एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। हम सबसे पहले हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन, मैंने पहले ही कहा हाइड्रोस्फीयर इज ए प्राइमरी सक्सेशन जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में से लेके स्टार्ट होता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, और उसका एंड में कन्वर्शन होता है क्लाइमेक्स फॉरेस्ट में। ओके, हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडी स्टार्ट होता है और उसका कन्वर्शन होता है लैंड कम्युनिटी में, पहले कहा कि फॉरेस्ट में। हम इसका एग्जांपल देंगे कि तालाब या रिवर या फिर छोटा सा पॉन्ड, जहाँ पे पहले तालाब था, अब धीरे धीरे वहाँ पर एक पूरा जंगल बन गया है, या एक पॉन्ड था छोटा सा, वहाँ पर अच्छा एक कम्युनिटी बन गई प्लांट की। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम ए पॉन्ड और लेक। फाइटोप्लैंक्टन्स विल बी द पायनियर कम्युनिटी, मतलब जो शुरुआत करता है चीज़ की, हम उसे पायनियर कहते हैं। ओके, जैसे पायनियर मतलब जो सबसे पहले कोई चीज़ स्टार्ट करता है किसी फील्ड में, हम उसे पायनियर करते हैं। ओके, तो पायनियर मतलब इस हाइड्रोस्फीयर को स्टार्ट करने के पायनियर कम्युनिटी होती है फाइटोप्लैंक्टन्स। और फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चाहे वो ग्रासलैंड भी हो सकती है, ग्रासलैंड फॉरेस्ट, या फिर ट्री भी हो सकता है। यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस है, यहाँ पर सीरस स्टेजेस है। सीरस स्टेज मतलब हर फाइटोप्लैंक्टन से लेके क्लाइमेट स्टेज तक जो अलग अलग कम्युनिटी आएंगे एक एरिया में, हम उसे कहेंगे सीरस स्टेज। और जब बहुत सारे सीरस स्टेज आ जाते हैं तो वहाँ पर उस सीरस स्टेज में एनिमल्स भी आ जाएंगे, तो कम्युनिटी हमारी बढ़ती जाएंगी। ओके, हाइड्रोस्फीयर के 5 स्टेजेस जो मैंने पहले डायग्राम में दिखाया था, फाइटोप्लैंक्टन 1, रूटेड सबमर्ज स्टेज, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज और सेज मीडो स्टेज, बाद में है वुडलैंड स्टेज और क्लाइमेक्स स्टेज और वुडलैंड और फॉरेस्ट स्टेज। ओके, तो 6 टाइप है यहाँ पर, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, रूटेड सबमर्ज स्टेज, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। याद देखिए, पहले फाइटोप्लैंक्टन स्टेज जिसको रूट नहीं होता है, नॉर्मल स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं अलगी, वो फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो पानी के ऊपर तैरते हैं। फिर रूटेड सबमर्ज स्टेज मतलब जहाँ पर प्लांट्स को रूट आएंगे लेकिन वो पानी के अंदर रहेगा। फिर है रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, मतलब ऐसे प्लांट्स कम्युनिटी जिनको रूट है लेकिन वो ऊपर पानी पर तरंग रहे हैं। चौथा है रीड स्वैम्प स्टेज, मतलब जो रूट नीचे है और उनके लीव्स पानी के ऊपर है।
बाद में रीड सम स्टेज जहाँ पर आधे पानी के अंदर आधे पानी के ऊपर, थोड़ा पानी के ऊपर। सेज बिलो स्टेज मतलब उसके रूट्स पानी के अंदर है और नियर अबाउट मैक्सिमम प्लांट बाहर है। और फिर आएंगे ग्रासलैंड और ग्रासलैंड और वुडलैंड स्टेज, और बाद में आएगा फॉरेस्ट स्टेज। ओके, तो ये धीरे धीरे हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। फाइटोप्लैंक्टन्स मैंने कहा था पायोनियर है, जो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोसिया सक्सेशन, मतलब फाइटोप्लैंक्टन से ही हाइड्रोसिया स्टार्ट होता है। ये जनरली जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं अलगी होते हैं या साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो अलग स्पोर उस पॉन्ड के पान पे कहीं ना कहीं से हवा, उनके स्पोर हवा से तैरते हुए आजू बाजू की कई लिविंग कम्युनिटी से वो हवा से तैरते हुए हवा के द्वारा या फिर पंछियों के पैरों को लग के या फिर किसी न किसी ज़रिए वो उस पॉन्ड तक पहुँचे। पॉन्ड पहुँचने के बाद पॉन्ड में उनके स्पोर ने जर्मेट हो जाते हैं। फिर जर्मेट होने के बाद वो अपनी रिप्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और कॉलोनी बढ़ाते हैं। वो वहाँ पे कंटिन्यूस मल्टीपल होते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे और लाइट से एनर्जी कन्वर्ट करते रहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये कंटिन्यूस चालू रहता है जब तक पूरे का पूरा तालाब में फाइटोप्लैंक्टन की एक लेयर ना बन जाए। ओके, और ये सब ऊपर तैरते रहते हैं। फिर इस ब्लू ग्रीन अलगी और इन फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर फिर छोटे छोटे जू प्लांटर्स आते हैं जो इनको खाते हैं, फिर छोटों को बड़े जू प्लांटर्स खाते हैं बड़े। इस तरह से वहाँ पर भी हमें बहुत सारे स्पीसीज मिल रही है जहाँ पर वो एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, फाइटोप्लैंक्टन जू प्लांटन्स ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे जैसे वो फाइटोप्लैंक्टन्स मर जाएंगे, जैसे उनका सपोज अचानक जू प्लांटन मर गया तो वो मरने के बाद वो नीचे जाएंगे पॉन्ड के सॉइल, पॉन्ड की जो बीनीथ है बेस लेवल है वहाँ पे जाके वो जमा हो जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स है वो भी मर गए, डेड हो जाएंगे तो भी नीचे आके जमा हो जाएंगे। तो फिर वो वहाँ पे नीचे वो उनका डिकम्पोज हो जाएगा, वो सड़ जाएंगे तो उनका एक ह्यूमस लेयर बनेगा, मतलब डेड लेयर बनेंगी पहले जू प्लांटन फाइटोप्लैंक्टन की। फिर वो जू प्लांटन फाइटो जब मर जाएंगे तो मरने के बाद उनको एक डिकम्पोज हो जाएगा बैक्टीरिया द्वारा। डिकम्पोज होने के बाद वहाँ पर बहुत सारी एक सॉइल टाइप लेयर बन जाएंगी। ओके, टॉप बॉटम में पॉन्ड के, और इस वजह से क्या होगा कि पानी में न्यूट्रिएंट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अभी फाइटोप्लैंक्टन द्वारा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया फोटोसिंथेसिस द्वारा वो सारे पानी में फाइटर मर चुके हैं तो पानी में घुल जाएंगे। इस तरह से अब पानी में सॉइल जो वाटर है पॉन्ड्स का, अब उसमें न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं जो ज़रूरी है प्लांट के ग्रोथ के लिए। अब नेक्स्ट स्टेज है हमारा रूटेड सबमर्ज स्टेज। अब सॉइल के लेक के जो बॉटम है, लेक के बॉटम पर अभी जो फाइटोप्लैंक्टन जो मर चुके थे उनके द्वारा जो सॉइल में या फिर बॉटम में जो फर्टिलिटी तैयार हुई है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स तैयार हुए वहाँ पर अगर कोई रूटेड सबमर्ज प्लांट का कोई स्पोर आता है या कोई सीड गिर जाता है तो वहाँ पे वो आराम से ग्रो हो जाएगा, क्योंकि उसे ग्रो होने के जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट फाइटोप्लैंक्टन के मरने से या फिर जू प्लांट के मरने से डिकम्पोज होने की वजह से वो न्यूट्रिएंट उनको सारे मिल जाएंगे। ओके, और ये साइकिल तब तक कंटिन्यूस हो रहेंगी जब तक वहाँ की एक लेक के हाइट, मतलब जो अपर सरफेस से लेके बॉटम की लेयर है वो जब कम ना हो जाए। ओके, फिर कम होने के बाद फिर रूटेड सबमर्ज स्टेज आएंगे जहाँ पर प्लांट्स पानी के नीचे ग्रो होंगे, ऊपर नहीं आएंगे, उनके लीव्स ऊपर नहीं रहेंगे, लेकिन उनके रूट ज़मीन से लगे रहेंगे, ज़मीन से मतलब बॉटम से, पॉन्ड के बॉटम से चिपके रहेंगे। अब ये प्लांट उनको लाइट मिल रहा है क्योंकि पॉन्ड की डेप्थ ज़्यादा नहीं होती है तो लाइट आराम से पेनिट्रेट होता है अंदर तक। अब पानी के अंदर उनको लाइट्स मिल रहा है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रहे हो प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो मतलब वो अपनी कॉलोनी बढ़ाएंगे, अपनी सीड्स देंगे। वहाँ पे फिर बहुत सारे ऐसे जो पहले स्टार्टिंग में एक रूटेड सबमर्ज प्लांट्स था, अब वहाँ पर बहुत सारे रूटेड सबमर्ज प्लांट्स आएंगे। धीरे धीरे वो प्लांट्स भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे, मल्टी होने के बाद वो भी मर जाएंगे। उसके अंदर भी कुछ न कुछ एनिमल्स, छोटे बारीक एनिमल्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो उन पे जिंदा रहेंगे उस छोटे प्लांट्स के ऊपर, फिर वो भी मर जाएंगे। वो मरने के बाद वहाँ पर जो पहले एक लेयर थी फाइटोप्लैंक्टन जू प्लांट मरने के बाद, उसके ऊपर अब एक दूसरी लेयर बनेगी, मतलब ऐसी लेयर बनेगी जहाँ पर रूटेड सबमर्ज सारे के सारे प्लांट्स या ट्रीज और स्पीसीज वो सारे मर चुके हैं। अब उनका डिकम्पोज हो जाएगा। अब जो पॉन्ड की हमारी हाइट थी वो अब थोड़ा रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि पहले
एक दो जनरेशन हमारे फाइटो प्लांट्स के डेथ के लेयर बन गई सॉइल की नीचे। फिर उसके बाद रूटेड सबमर्ज प्लांट आ गए, वो उनका मास ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर सकते हैं, तो थोड़े और ज़्यादा अपनी लेयर बनाएंगे मरने के बाद और डिकम्पोज होने के बाद। मतलब धीरे धीरे अभी पॉन्ड की जो हाइट है अपर सरफेस से लेके नीचे तक वो कम होते होते जाएंगी। अब इसके एग्जाम्पल जो हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, यूट्रिकोलेरिया, क्यारा और सेरेटोफाइलम, ये कुछ एग्जाम्पल है जो रूटेड सबमर्ज प्लांट में आते हैं। ये देखिए आप, सबसे पहले यह है क्यारा जो नीचे ग्रो होते हैं, यह है वेलिस्नेरिया रूटेड प्लांट्स, और थर्ड है हाइड्रिला। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे रूटेड सबमर्ज स्टेज के। नेक्स्ट रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। अब हाइट कम हो गई है, कहा कि अपर सरफेस और नीचे की। अब पानी की जो डेप्थ है वो 4 से 8 फीट तक है। अब ऐसे इसमें क्या होगा कि जो सॉइल के मिनरल्स है वो पानी में घुल जाएंगे। पानी में घुल जाने के वजह से अब जो प्लांट्स आएंगे वो प्लांट्स आएंगे रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स, मतलब उनके रूट्स पानी में रहेंगे और पानी में एक्चुअली जो पहले 2 स्टेज हो चुकी थी उनके मरने के बाद और डिकम्पोज होने के बाद जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो पानी में घुल गया है, तो उनके रूट पानी में से आराम से न्यूट्रिएंट ले सकते हैं और उन्हें लाइट ऑब्जॉर्व करने के लिए वो फ्लोटिंग हो जाते हैं ऊपर, हवा के लिए और CO2 के लिए और O2 के लिए वो फ्लोटिंग रहते हैं। अब ऐसे प्लांट्स आएंगे जो जिनके लिप्स ऊपर होंगे लेकिन उनके रूट पानी के अंदर होंगे। अब ये क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, इन्हें मिनरल्स मिल रहे हैं पानी में से, हवा में ऑक्सीजन और CO2 हवा में से मिल रहा है। फिर फोटोसिंथेसिस होगा, रिएक्शन, वो अपनी कॉलोनी बनाए, वो अपना खाना बनाएंगे, सीड बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। फिर एक रूटेड फ्लोटिंग स्टेज से हज़ारों प्लांट्स आ जाएंगे, हज़ारों प्लांट आ जाएंगे जो उस पूरे लेक के ऊपर, पॉन्ड के ऊपर ग्रो हो जाएंगे। अब ये सारे प्लांट्स मल्टीप्लाई होने के बाद फिर से वही स्टेज आएंगी, इनकी भी डेथ हो जाएंगी। इनकी डेथ नेचुरल डेथ हो सकती है या फिर इनकी साइकिल, जब हर प्लांट्स के, हर लिविंग फिश के एक टाइम होता है वो कितने साल जीना चाहिए करके, तो जितने से उसकी जब डेथ आ जाए तो अपने भी मर जाएगा। वो मरने के बाद उनकी भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या उनके जो डेड टिश्यू या डेड बॉडीज़ है वो सारी पॉन्ड के सरफेस पे नीचे आ जाएंगी। और जब हज़ारों ऐसे प्लांट्स मर जाएंगे, रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स, वो नीचे आ जाएंगे, वो आ जाए, उनका डिकम्पोज होगा बैक्टीरिया फंगल द्वारा। फिर डिकम्पोज होने के बाद वहाँ पे एक लेयर बन जाएंगी। अब जो हाइट है वो कम हो जाएंगी और जो बॉटम की सॉइल है उसकी विड्थ बढ़ जाएंगी। बॉटम में जो पहले सॉइल धीरे धीरे बन रही थी अब वो ज़्यादा हो गई है। ओके, इस तरह से न्यूट्रिएंट बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे सारे के सारे जो सबमर्ज प्लांट्स है वो धीरे धीरे डिसेपियर होते जाएंगे, फ्लोटिंग प्लांट्स आते जाएंगे, वो मरते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे। तो नीचे जो सबमर्ज प्लांट्स थे वो उनके ऊपर गिरेंगे मरने के बाद, तो सबमर्ज प्लांट्स पूरे डिसेपियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो डेड बॉडीज़ पड़ी है फ्लोटिंग की, वो भी एक हाइट बढ़ाएंगे सॉइल की लेवर की। ओके, इसके एग्जांपल है नीलोम्बियम, कमल की स्पीसीज, निम्फिया। 2 प्रकार है इसके, एक जिसको रूट आता है, मतलब रूट जिसकी रूट पानी के अंदर है, और जो ऊपर तरंगता है तो है नीलोम्बियम, निम्फिया, ट्रैपा। ओके, और दूसरा है जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट, जैसे रूट्स उसके नाक के बराबर होते हैं या नहीं होते, तो वो है अजोला। इट्स अ टाइप ऑफ टेरिडोफाइट, लेमना, उल्फिया, पिस्टिया, साविनिया। ओके, ये एग्जाम्पल है हमारे फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के या रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स के। ओके, बाद की स्टेज है रीड स्टेम स्टेज। रीड स्टेम स्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियन स्टेज। क्यों एम्फीबियन स्टेज कहा जाता है? क्योंकि ये आधे पानी, थोड़े पानी के अंदर रहते हैं और थोड़े पानी के बाहर रहते हैं। ओके, अब यहाँ पर पानी की जो लेवल थी वो कम हो गई है, 1 से 3 फीट आ गई है, क्योंकि हमारे 3 स्टेज में धीरे धीरे बॉटम के पॉन्ड के बॉटम के ऊपर जो मिनरल्स की लेयर बन रही है उससे अब हाइट कम हो गई है पॉन्ड की हमारे। अब वहाँ पे सॉइल और सिल्ट ज़्यादा आ चुके हैं, तो ऐसे इसमें रूटेड फ्लोटिंग प्लांट सर्वाइव नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी लेंथ कम होगी, तो उनको हवा पानी में से न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे, ज़्यादा ये आएंगे, अर्थरा हो जाएगा ग्रो होने के लिए फ्लोटिंग प्लांट्स के। अब ऐसे जगह पे फिर ग्रो होना स्टार्ट, उस स्पीसीज को अभी ओवरटेक करेंगे ऐसे प्लांट जो आधे पानी के अंदर होते हैं, जिनके रूट थोड़े पानी में होते हैं और थोड़ा बाहर होते हैं, तो हम ऐसे कहेंगे रीड स्टेम स्टेज। सॉइल बिकम मोर फर्टाइल बाय डेथ ऑफ डिके ऑफ प्लांट्स, जो पहले प्रीवियस प्लांट मर चुके हैं उसके
इसकी वजह से सॉइल फर्टाइल हो चुकी है। अब ऐसे इनमें क्या हो जाएगा कि एडिस के अंदर रिमेनिंग रूटेड फ्लोटिंग और फ्री फ्लोटिंग और सबमर्ज प्लांट्स ऑफ द प्रीवियस सीरस स्टेज डिसअपियर। धीरे धीरे पुराने जितने भी प्लांट्स थे वो पूरे डिसअपियर हो जाएंगे, चाहे वो फ्री फ्लोटिंग हो, सबमर्ज हो या फिर रूटेड सबमर्ज हो। और उसके जगह आ जाएंगे हमारे ऐसे प्लांट जो थोड़े पानी के अंदर होते हैं और पानी के बाहर होते हैं, क्योंकि उनकी हाइट 1 to 3 फीट आ गई है अभी पॉन्ड की हाइट। इसके एग्जांपल है टाइफा, सजिटेरिया, पॉलीगोनम। ओके, ये देखिए आपने प्लांट्स नॉर्मल देखे होंगे, अपने प्लांट्स नॉर्मल देखे हैं अपने तालाब के आसपास या फिर आपने कभी खेती के आसपास देखो, आपको ये ट्रापा मिला होगा या पॉलीगोनम रिवर के आसपास मिला होगा, जहाँ पे रिवर कॉर्नर पे रिवर के जो एज होते हैं या फिर पॉन्ड्स के जो एज होते हैं, यहाँ पर आपको ये प्लांट्स मिलेंगे। ओके, तो ये प्लांट्स होते हैं रीड स्टेम स्टेज के। बाद में है सेज मार्श और मिडो स्टेज, मतलब दलदल प्रदेश, जहाँ पर अभी सॉइल और वाटर की लेयर कम होगी। अभी आपको पता चलेगा कि वहाँ पर सॉल्ट और सॉइल और सिल्ट पानी में पूरी तरह से घुल चुके हैं, क्योंकि अब ये भी जो स्टेज थी पिछली स्टेज रीड स्टेम स्टेज, इसमें भी प्लांट ग्रो हो जाएंगे, वो भी अपना खाना बनाएंगे, अपने आप को रिप्रोडक्शन करेंगे, हम कॉलोनी बढ़ेंगी और जब मरेंगे प्लांट डेथ हो जाएंगे, वो भी उस पॉन्ड की जो 1 to 3 हाइट है वहाँ पे वो जमा नीचे गिर जाएंगे। तो अभी प्लांट की जो हाइट 1 to 3 फीट रह चुकी थी, धीरे धीरे प्लांट्स की लेवल मरने से, सॉइल की लेवल बढ़ने से अभी सॉइल की लेवल एकदम नील हो जाएंगी, नियर अबाउट वहाँ पर अभी सॉइल और लिक्विड का पोर्शन इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ऐसे स्टेज को हम कहेंगे मार्श और मिडो स्टेज। अब यहाँ पर फिर धीरे धीरे स्टार्ट ग्रो होना हो जाएगा। मैक्सिमम प्लांट ऑफ साइपरेसी और पोएसी, मतलब जो ग्रास है वो धीरे धीरे हो जाएंगे, जिनको राइजोम्स है। ओके, क्योंकि ये प्लांट्स अच्छी तरह से इंटरकनेक्ट होते हैं। राइजोम्स मतलब एक राइजोम दूसरे राइजोम से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा दुर्वा का, आप हम गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं तो दुर्वा के रूट्स आप देखे होंगे कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं नीचे से। ओके, तो ये राइजोम से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक मैट बनाते हैं, फिर ये धीरे धीरे पूरी मैट बना देंगे एक दूसरे से कनेक्टेड होके। आपने दलदल में देखा होंगे बहुत से प्लांट्स, या फिर आप मैंगो प्लांट देखोगे जो उनके रूट नीचे से एक दूसरे को ऐसे जाले जैसे चिपक जाते हैं। फिर ये प्लांट्स वहाँ पे ग्रो हो जाएंगे। पोएसी के एग्जांपल, पोएसी के प्लांट, साइपरेसी के प्लांट जो मैक्सिमम टाइप छोटे टाइप ऑफ वन टाइप ग्रास है, ये ग्रास पर पे ग्रो होते जाएंगे, फिर उमड़ते जाएंगे, उनकी कॉलोनी बढ़ती जाएंगी, फिर और मरेंगे और ग्रो होंगे। ये तब तक चालू रह जाएगा जब तक वहाँ पे एक अच्छी सॉइल की पूरी लेयर ना बन जाए। ओके, अब इनका ये अच्छे ग्रासेस का रेट ज़्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस का, ट्रांसपिरेशन का। इस तरह से वो जो मार्शियल लैंड है उसमें से पानी लेते जाएंगे, ट्रांसपिरेशन द्वारा पानी उड़ते जाएगा। फिर मतलब जो सॉइल में अभी जो दलदल था जहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ लिक्विड एंड सॉइल थे, अब उसमें से पानी धीरे धीरे उड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन। ओके, इससे क्या होता है पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा और वहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा ओनली सॉइल। ओके, अब हमें पहली पूरी तरह से सॉइल मिली है जहाँ पर पानी का कोई अंश नहीं है। इस स्टेज को हम कहेंगे मार्श स्टेज और मिडो स्टेज। बाद में है वुडलैंड स्टेज। अब जैसे यहाँ पे एक सॉइल अच्छी आ गई है, अब उस सॉइल पे मीडियम साइज की ट्री धीरे धीरे आसपास की किसी लिविंग ट्री कम्युनिटी में से कोई किसी प्लांट के सीड उड़ते हुए आ गए, हवा के द्वारा, पंछियों द्वारा उनके पोटी से गिर गए, तो वो ट्रीज वहाँ पे गिरेंगे सॉइल में। फिर वहाँ पर बारिश अगर सपोज गिर गए और वहाँ पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा सॉइल के अंदर, तो मॉइस्चर द्वारा ट्री यहाँ पे ग्रो हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ हो जाएंगे और मीडियम साइज ट्री बनेंगे। सॉइल अब थोड़ी नरम, जो मॉइस्चराइज सॉइल थी नरम थी, वो थोड़ी कड़क हो जाएंगी क्योंकि प्लांट्स बढ़ रहे हैं, रूट्स बढ़ रहे हैं। वुडलैंड मतलब जो जिनको एक थिक वुड होता है, ऐसे प्लांट्स बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे से प्लांट्स बढ़ने की वजह से अब वहाँ पर एक अच्छी कम्युनिटी बन गई है जहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज़ है, छोटे ट्रीज़ है, ग्रासेस है, एनिमल्स रहेंगे जो प्लांट्स के ऊपर ग्रो होंगे। अब इस तरह से हमें एक नॉर्मल फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने वाली पहली स्टेज मिली है, टेरेस्ट्रियल लैंड वाली, जहाँ पर पूरी तरह से प्लांट ग्रो हो चुके हैं। अब ये प्लांट्स भी अपने आप को ग्रो करेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर इनके पत्ते झड़ेंगे जो ज़मीन के ऊपर गिरेंगे। इससे क्या होगा, उस ज़मीन पे और न्यूट्रिएंट बढ़ेगा, फर्टिलिटी बढ़ेंगी। अब इससे फर्टिलिटी बढ़ने की वजह से अब जो इस मीडियम साइज ट्री थी, अब उनको उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे बड़े बड़े ट्रीज, मतलब मीडियम साइज ट्रीज मतलब श्रब और हर्ब्स है, इनके लीव्स गिरेंगे, मर जाएंगे, इनको फिर डिकम्पोज होगा, तो डिकम्पोजन के बाद सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती जाएंगी। अब इनको रिप्लेस करेंगे बड़े बड़े ट्रीज। ओके, वो बड़े बड़े ट्रीज उनको रिप्लेस करेंगे तो वो बन जाएंगे हमारी फॉरेस्ट स्टेज या हमारी क्लाइमैक्स स्टेज। ओके, अब ये इसी तरह से रहेंगे और यहाँ पर एक
प्लांट ट्रीज की बड़ी कानपी बन जाएंगी। प्लांट की जो सनलाइट है वो नीचे फॉरेस्ट के सरफेस तक ज़्यादा नहीं पहुंच पाएंगा, तो नीचे फर्टिलिटी और बैक्टीरियल कंपोजिशन, फंगल कंपोजिशन अच्छा रहेगा, उनको ह्यूमस मिलता रहेगा। इस तरह से अब ट्री पूरी तरह से पूरी एरिया को बड़े बड़े ट्री ने ऑक्यूपाई कर लिया है। पहले सिंगल ट्री आएगा, वो अपना खाना बनाएगा, फिर सीड्स बनाएगा, धीरे धीरे यहाँ पे हज़ारों प्लांट्स बन जाएंगे। अब ये जो प्रोसेस है हमारी स्टार्टिंग से फाइटोप्लैंक्टन स्टेज से लेकर फॉरेस्ट स्टेज तक, ये प्रोसेस होने को हज़ारों साल लग जाते हैं। मतलब हमें एक फॉरेस्ट बनने के लिए, एक ग्रेजुएट मतलब एक कंप्लीट फॉरेस्ट बनने के लिए, वो फॉरेस्ट वहाँ पे पहले कोई कुछ जगह नहीं थी, वहाँ पे पहले कोई लैंड रहा होगा बैरन, या फिर वहाँ पे कोई तालाब या पॉन्ड रहा होगा, तो वहाँ पर भी पूरा फॉरेस्ट बनने की प्रोसेस हज़ारों साल लगते हैं दोस्तों। इसलिए आप जब भी हम जंगल में कोई प्लांट्स तोड़ते हैं, ट्री तोड़ते हैं और हम जंगल को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ज़रूर सोचें कि हम ये जंगल बनने के लिए हज़ारों साल लग गए, 100 साल लग गए, 200 साल लग गए, और हम उन ट्रीज़ को हम एक टाइम में, 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में पूरा का पूरा मशीनों द्वारा उन्हें तोड़ दे रहे हैं। तो जितना टाइम फॉरेस्ट बनने को लगता है उतना टाइम उनको तोड़ने में लगता है। तो आप जंगल को बचाएं। अगर आप जंगल से जितना प्यार करेंगे उतना ही नेचर आपसे प्यार करेंगे। तो सेव फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट बनने के लिए अभी हमने प्रोसेस बताया कि फॉरेस्ट बनने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं। ओके, तो ये हो जाएंगे फॉरेस्ट स्टेज हमारी। क्लाइमेट स्टेज हम इसे कहेंगे स्टेबल कम्युनिटी। इसके एग्जांपल है शोरिया, कोरकस, एसर, या फिर हमारे टीक, डेसिडुअस प्लांट्स, ओके, etc। क्लाइमेट स्टेज में फिर बड़े बड़े ट्रीज का छोटे छोटे ट्रीज भी रहेंगे। मैंने कहा था नीचे लेयर में पहुंचेंगे तो अभी नीचे छोटे हर्ब, श्रब, ग्रास भी ग्रो हो जाएंगे, जो अपने आप में एक बैलेंस रहेंगे, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक हार्मोनी रहेंगे वहाँ पर उस जंगल में, जहाँ पे बर्ड्स और बाकी एनिमल्स भी रहेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस है हाइड्रोस्फीयर सेक्शन की। और मैंने पहले कहा था कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे स्टेज होती है। और इस पूरे साइकिल को बनने के लिए मतलब एक बैरन लैंड पे या फिर एक पॉन्ड में या बैरन पॉन्ड या नॉर्मल लेक के ऊपर एक बड़ा जंगल बनने की प्रोसेस हज़ारों साल लग जाते हैं। ओके, तो जंगल को तोड़िए मत और जंगल बचाइए। अगर आपको कोई भी सवाल हो हाइड्रोस्फीयर सेक्शन के बारे में, आप मुझे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और ज़रूर पढ़ाई कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।